अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल और आईटीआई की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे चैनल से भी जुड़ जाना होगा। आपको हर एक क्लास का जो है पीडीएफ भी मिलेगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, टाइग्रिस टाइग्रिस नदी जो है इससे होकर गुजरती है। बच्चों टाइग्रिस एक नदी है, यह किससे होकर गुजरती है ना? ये किस देश की राजधानी से होकर गुजरती है? न्यूयॉर्क से, कुवैत से, मैड्रिड से या बगदाद से? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। टाइग्रिस नदी जो है किससे होकर गुजरती है? तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है बगदाद, देन आपका आंसर सही है। बगदाद से होकर ये नदी जो है गुजरती है ना? है ना? बगदाद से ये टाइग्रिस नदी जो है होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए बगदाद जो है ना, ये बच्चों किस देश की राजधानी है? तो इराक की। किस देश की राजधानी है? इराक देश की राजधानी है बगदाद। और देखिए एक प्रश्न पूछा गया था आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में कि बच्चों इराक का पुराना नाम, जल्दी से बताइएगा, इराक का प्राचीन नाम क्या था? इराक का प्राचीन नाम, जी हाँ दोस्तों, इराक का प्राचीन नाम क्या था? कई बार प्रश्न आ चुका है ये, है ना? क्या है? मैसोपोटामिया। क्या है बच्चों? मैसोपोटामिया। आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, आगे भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को, कोच्चि को, जयपुर को, उड़ीसा को? जल्दी से बताइएगा। मसालों का बगीचा, जी हाँ दोस्तों, मसालों का बगीचा से किसको जाना जाता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी केरल, देन आपका आंसर सही है ना? तो याद रखना है, देखिए इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि इलायची, काली मिर्च, लौंग आदि इन सभी मसालों के उत्पादन के लिए जो है केरल राज्य जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कौन कौन से मसाले होते हैं फिर से मैं बता देता हूँ। इलायची की भी खेती जो है बच्चों केरल में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होती है। साथ ही साथ काली मिर्च, है ना, काली मिर्च की भी जो है खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। तो इलायची हो गया, काली मिर्च हो गया, लौंग भी हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस प्रकार याद रखना है, इलायची, काली मिर्च, लौंग, इन सभी मसालों के उत्पादन के लिए जो है केरल राज्य को जाना जाता है, इसीलिए इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, शिलोंग शिलोंग किसकी राजधानी है? बच्चों शिलोंग जो है एक राज्य की राजधानी है। वो राज्य कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? जल्दी से बताइएगा, शिलोंग जो है किसकी राजधानी है, यानी किस राज्य की राजधानी है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय, देन आपका आंसर सही है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए मिजोरम की राजधानी, जल्दी से बताइएगा बच्चों, मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? जी हाँ मिजोरम। तो मिजोरम राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? आइजोल। क्या हो जाएगी? आइजोल हो जाएगी। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल। क्या हो जाएगी बच्चों? इम्फाल हो जाएगी, ये भी याद रखना है। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी राजधानी ईटानगर है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक भी दे दीजिए बच्चों, बहुत अच्छा लगता है आपके एक लाइक से। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत के जनक के रूप में हम लोग किस वेद को जानते हैं? सामवेद को, यजुर्वेद को, अर्थवेद को, ऋग्वेद को? जल्दी से बताइएगा, भारतीय संगीत के जनक के रूप में हम लोग किस वेद को जानते हैं? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है सामवेद, देन आपका आंसर सही है। ठीक है। तो सामवेद को जानते हैं। ओके। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि वेदों की कुल संख्या कितनी है, क्या जवाब दीजिएगा? वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वेदों की जो कुल संख्या है गाइज वो कितनी है?
4 है। 4 में कौन कौन से हैं देखिए, एक तो सामवेद हो जाएगा आपका, यजुर्वेद हो जाएगा, अर्थवेद हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ से, ये जो जादू टोना होता है ना, जादू टोना, काला साया, इन सभी चीज़ों का वर्णन किस वेद के अंतर्गत किया गया है, कोई बता सकता है? जादू टोना, बाबू सोना मत बोलना, जादू टोना बाबू सोना नहीं, जादू टोना जो है, इन सभी चीज़ों का वर्णन किस वेद के अंतर्गत किया गया है? तो वेरी गुड बच्चों, किस वेद के अंतर्गत किया गया है? अर्थवेद के अंतर्गत किया गया है। इन सभी चीज़ों का वर्णन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है, रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? चीन की, भारत की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की? जल्दी से बताइएगा, रुपया किस देश की मुद्रा है? जी हाँ मित्रों, रुपया जो है किस देश की मुद्रा है? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, है ना, रुपया यानी अपने देश की मुद्रा है भाई, भारत की, है ना। तो रुपया जो है भारत देश की मुद्रा है। देखिए चीन की बात करें तो चीन देश की मुद्रा क्या है, ये याद रखना है बच्चों। चीन देश की जो मुद्रा है वो क्या है? युआन, युआन है, याद रखना है। जापान की बात करें तो जापान देश की मुद्रा क्या है? येन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें बच्चों तो ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा जो है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्या है बच्चों? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, इराक का प्राचीन नाम। देखिए बच्चों, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, है ना, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था। और देखिए क्वेश्चन आपके आईटीआई और पैरामेडिकल के परीक्षा में दोनों में पूछा गया है। ठीक है, दोनों में पूछा गया है। बताइए क्या है? गैबॉन, मोजाम्बिक, मेसोपोटामिया, कोमोरोस? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी मेसोपोटामिया। ठीक है, तो इराक जो कि एक देश है और इस देश का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। ठीक इसी प्रकार से इस बार पैरामेडिकल 2021 की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, देश के प्राचीन एवं नवीन नाम के टॉपिक से एक प्रश्न ये भी पूछा गया था, म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या था? म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या था बच्चों? ये भी क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछा गया था। तो जल्दी से बता दीजिए, म्यांमार जो कि एक देश है और इस देश का प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था? तो वेरी गुड, क्या था बच्चों? वर्मा। क्या था? वर्मा, याद रखना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था, यानी किसने ये नारा लगाया था? लाला लाजपत राय जी ने, विनोबा भावे ने, लाला हरदयाल जी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने? जल्दी से बताइएगा। देखिए एक नारा लगाया गया था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। बताइए ये नारा किसने दिया था प्यारे बच्चों? जल्दी से बताना है। इफ इंडिया डाइज, है ना, बताइए जल्दी से। तो जी हाँ मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी जवाहरलाल नेहरू जी, देन आपका आंसर सही है। तो ये हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इसका नारा किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अब देखिए इनके द्वारा भी जो है कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं बच्चों, जिसमें से एक इनकी इम्पॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, वो पूछा भी जाता है, पूछता है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है बच्चों, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात आई है लाला लाजपत राय जी की। ठीक है, तो ये एक भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि यह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। यह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे बच्चों? ये भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और भाई सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान इन्हें जो है लाठी चार्ज पे पूरी तरह से घायल कर दिया गया था। ठीक है, तो एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था?
ठीक है बच्चों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए बच्चों, इन्होंने साइमन कमीशन में ही भाग लिया था। ठीक है, यानी एक भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे ये लाला लाजपत राय जी, और इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान लाठी चार्ज में ये पूरी तरह से जो है घायल हो गए थे। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? जल्दी से बताना है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सभी स्टूडेंट जवाब देंगे, इस प्यारे से लाजवाब से प्रश्न का आंसर देंगे। तो जी हाँ मित्रों, पूछा जा सकता है कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को। याद रखना है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? नेडियोन थे, विजयालय थे, मलिक अहमद थे या आदिल शाह थे? जल्दी से बताइएगा, चोल वंश के संस्थापक। जी हाँ मित्रों, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी विजयालय, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, 9वीं शताब्दी में, क्या याद रखना है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश के शासन की नींव विजयालय द्वारा रखी गई थी, और इसकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? चोल वंश की राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? तंजौर। अगर आपसे पूछा जाए कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? जल्दी से बताइएगा, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का, राजस्थान का, उड़ीसा का या उत्तरांचल का? जल्दी से बताइएगा, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात, देन आपका आंसर सही है। तो गरबा जो है कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का ये नाच है? तो गुजरात राज्य का ये नाच है गरबा। ठीक है, गुजरात राज्य की बात आई है तो यहाँ की राजधानी क्या है बच्चों? गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है, आपको याद रखना है। चलिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, जी हाँ, राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों? तो जयपुर है। क्या है बच्चों? जयपुर है, और जयपुर को ही हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, आपको मालूम है ना। चलिए उड़ीसा का बताइए, उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो जी हाँ, बताइए जल्दी से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर है, याद रखना है बच्चों, भुवनेश्वर। ठीक है, और उत्तरांचल की राजधानी देहरादून। क्या है बच्चों? देहरादून है, आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? दयानंद सरस्वती जी को, महात्मा गांधी को, विनोबा भावे को या मदन मोहन मालवीय जी को? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे महामना का मतलब होता है महान व्यक्ति। ठीक है, महान व्यक्ति। तो आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हो कि महान व्यक्ति को ही महामना कहा जाता है। ठीक है, महान व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? महामना कहा जाता है। तो बताइए, महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो मदन मोहन मालवीय जी को संबोधित किया जाता है। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए, तो ये उपाधि जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मिली थी। कौन सी उपाधि? महामना। ठीक है, चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है। यानी देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों में स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी है 10, 5, 15 या 199। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। हाँ जी, सभी स्टूडेंट बताएंगे, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कितने देश स्थायी सदस्य में शामिल किए गए हैं? तो वेरी गुड बच्चों, 5 देश शामिल किए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वो पांचों देश कौन कौन से हो जाते हैं? तो आइए लिख लीजिए, स्थायी सदस्यों की संख्या, यानी यहाँ से लिखना है स्थायी देशों की संख्या। कौन कौन से हैं वो देश? स्थायी देशों की संख्या। तो कौन कौन से देश हैं बच्चों? तो पहला है यूएसए यानी यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा हो जाता है बच्चों ब्रिटेन, याद रखिएगा ब्रिटेन भी है स्थायी सदस्य में। तीसरा है रूस और चौथा है फ्रांस और पांचवा है बच्चों चीन। अब यदि मैं पूछूं इसमें अस्थायी देशों की संख्या कितनी है, अस्थायी देशों की संख्या क्या आप लोग बता सकते हो? इसमें अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? यानी देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या तो हम लोगों ने जान लिया, अब जानेंगे अस्थायी देशों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ मित्रों, अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? 10 है, 10 देश है अस्थायी के रूप में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है? सफ़ेद लिली, शेर, गोल्डन रॉड या गुलाब का फूल। ब्रिटेन जो कि एक देश है और इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी गुलाब का फूल। ठीक है, ब्रिटेन यानी जिसको यूके भी कहते हैं हम लोग, और यूके का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा है क्या होता है? गुलाब का फूल होता है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ से बात करेंगे, जो सफ़ेद लिली देख रहे हैं, सफ़ेद लिली ये बच्चों इटली का, ये जो है ना इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। इटली देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफ़ेद लिली है। शेर की बात करें तो बच्चों शेर जो है ये नीदरलैंड देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड देश है, उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। और बात करेंगे गोल्डन रॉड के बारे में तो ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? बताना है एज यू लाइक इट इस अंग्रेजी पुस्तक को किसके द्वारा रचित किया गया था? जीवी शॉ के द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, टीएस एलियट के द्वारा या चार्ल्स डिकेंस के द्वारा? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही अच्छी बुक है बच्चों एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है विलियम शेक्सपियर देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न आ जाता है भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे? यानी भारत के ऐसे प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो अपने पद पर बहुत ही अल्प दिनों के लिए नियुक्त थे, यानी बहुत ही कम समय के लिए वो अपने पद पर आसीन रहे? गुलजारी लाल नंदा जी थे या मोरारजी देसाई जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या अटल बिहारी वाजपेयी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी गुलजारी लाल नंदा देन आपका आंसर सही है। तो देखिए याद रखना है गुलजारी लाल नंदा जी ये देश में 2 बार प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम समय तक रहे ये प्रधानमंत्री पद पर। ठीक है, यानी ये गुलजारी लाल नंदा जी ये 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। 2 बार है ना, 2 बार देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे, बहुत ही कम समय के लिए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है गुलजारी लाल नंदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे ये पूछे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, ये भी याद रखना है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद रखना है। और अगर आपसे ये पूछे कि द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, ये प्रश्न आपके पैरामेडिकल में आ रखा है, द्वितीय प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था। तो द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मित्रों आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी कितने वर्ष बाद आते हैं? यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप जो ट्रॉफी है बच्चों ये कितने वर्ष बाद आयोजित की जाती है? 1 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? जल्दी से बताइएगा।
तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग आप सभी लोगों के लिए, क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के बाद क्या आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वेरी गुड, आपको याद रखना है 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद आती है, यानी प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, एक छोटा सा सॉन्ग आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारे सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारे सनम। तूने यो जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। राहों में मोहब्बत का एहसास जरा भर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।